हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहाँ हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जहाँ हमारी सीरीज़ जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी की चल रही थी और आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का ही एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। तो हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी को कितने भागों में विभक्त किया गया है, ज्वालामुखी के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी को परिभाषित किया जा सकता है, यह वह विवर या छिद्र है जिससे लावा, राख, गैस व जल वाष्प का उद्गार होता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से जब लावा, जल वाष्प, गैस और जल वाष्प का उद्गार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। आखिर जो लावा का उद्गार कैसे होता है, कहाँ से होता है, इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने जब पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना पढ़ी थी तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्टेनोस्फेयर यानी कि दुर्बल तापमंडल। तो हमने देखा था क्रस्ट के बाद जो है मेंटल आता है। मेंटल को टू पार्ट्स में, दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल, यानी कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल में ही स्थित होता है स्टेनोस्फेयर यानी कि दुर्बल तापमंडल। तो हमने देखा था कि जो पृथ्वी पे जो ज्वालामुखी में होती है, जो ज्वालामुखी आती है, तो ज्वालामुखी को जो लावा यानी कि मैग्मा जो है, मैग्मा की आपूर्ति कौन करता है? दुर्बल तापमंडल। यानी कि कह सकते हैं मैग्मा कहाँ पाए जाते हैं? दुर्बल तापमंडल में। तो और दुर्बल तापमंडल में ही प्लेटें पाई जाती है जो खिसकते रहती हैं। तो जब ये दुर्बल तापमंडल है, दुर्बल ताप के मंडल के ऊपर अगर प्लेटें खिसकेंगी तो प्लेटें खिसकेंगी, अगर प्लेटें अपसरित होंगी यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगी या सामने आएंगी तो इस कंडीशन में क्या होता है? प्रेशर कम होता है, दाब कम होता है। अब पहली चीज़ कि लावा होता क्या है? लावा क्या होता है? चट्टानों और खनिजों का पिघला हुआ रूप होता है। अब ये चट्टानें और जो खनिज हैं ये कैसे पिघल जाती हैं? तो हम जानते हैं तापमान बढ़ने से कोई भी चीज़ द्रव अवस्था में बदल जाता है। हम जानते हैं कि परपट्टी के नीचे मेंटल ये वाला प्लेस, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। तो इस वाले क्षेत्र में यानी कि स्टेनोस्फेयर में तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है और तापमान ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पाए जाने वाले जो चट्टानें हैं, खनिज है, वो क्या होती है? वो पिघल जाते हैं, मोल्टेड हो जाते हैं और इसी मोल्टेड फॉर्म को क्या कहते हैं? हम लावा कहते हैं। तो जो लावा है, लावा के ऊपर प्लेटें क्या कर रही हैं? खिसक रही हैं, तैर रही हैं कह सकते हैं। अब जैसे ही धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ेगा पृथ्वी के क्षेत्र में, इसे हम यहाँ समझते हैं तो जहाँ लावा होता है, जिस स्थान पर लावा होता है, लावा जमा होता है, उसे हम कहते हैं मैग्मा चेम्बर। अब मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क है? जब पृथ्वी की सतह से यानी कि धरातल से नीचे जब चट्टानें जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही वो मैग्मा धरातल के ऊपर आती है यानी कि अर्थ सरफेस पे आती है यानी कि क्रस्ट पे आती है तो उसे हम लावा कहते हैं। तो जब ये मैग्मा चेम्बर में स्थित है यानी कि पृथ्वी की धरातल से नीचे है तो ये मैग्मा कहलाएगी, जैसे ही धरातल के ऊपर आएगी तो इसे हम लावा कहते हैं। तो क्योंकि ये अभी धरातल के नीचे है तो इसलिए इसे मैग्मा चेम्बर कहेंगे। तो यहाँ क्या होता है? मैग्मा स्टोर्ड रहता है, मैग्मा जमा रहता है। धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ता है, प्लेटें हैं, प्लेटें खिसकती हैं, तो जिस वजह से थोड़ा प्रेशर रिलीज होता है, प्रेशर कम होता है और इसे जगह मिल जाता है बाहर निकलने का, और इसे बाहर निकलने का जगह मिलता है तो धीरे धीरे क्या होती है? ये एक पाइप के थ्रू बाहर निकलती हैं और इस तरीके का इस तरीके से ये जो है
वो बाहर निकलती है। और बाहर निकल के ये क्या हो जाती है, पृथ्वी के धरातल पर धीरे धीरे जमा हो जाती है। ये पहले से ही इस आकार में नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मैग्मा बाहर निकलती हो, यानी कि सतह पे आके वो लावा बन जाती है, और लावा धीरे धीरे जब जमा होती है, हम जानते हैं यहाँ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जब पत्थर जो चट्टाने जो है वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है, तो उस जगह का तापमान कितना ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी की सतह पर अगर ये चीज़ें आ जाएंगी, तो पृथ्वी की सतह का तापमान हम जानते हैं, उससे हम भली भांति परिचित हैं, तो उसका तापमान काफ़ी कम रहता है यहाँ के कंपैरिजन में। तो तापमान कम होने की वजह से जैसे ही ये ऊपर आती है तो क्या हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, यानी कि इनका ठोस में परिवर्तन हो जाता है। और ठोस में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप ये इस प्रकार से शंकु यानी कि कोण जो है, कोण का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए, हम जानते हैं, तो जिस छिद्र से सबसे पहले जिस पाइप के थ्रू जो है मैग्मा जो है बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी पाइप, यानी कि वोल्केनिक पाइप। इसे इंग्लिश में हम वोल्केनिक पाइप कहते हैं। दूसरी चीज, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ये जो शंकु का आकार बनाती है। तीसरी चीज है कि जिस छिद्र से, यानी कि हमने जब परिभाषा पढ़ा ज्वालामुखी का कि वह वो वीवर या छिद्र जिससे लावा, राख, गैस, जल वाष्प का उद्गार होता है पृथ्वी की धरातल पे, पृथ्वी की सतह पे, तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो आखिर अगर ये निकल रहा है तो ये किसी छिद्र के माध्यम से निकलेगा। तो जब किसी छिद्र के माध्यम से निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र या छिद्र बोल सकते हैं, छिद्र या वेंट, इस तरीके से। उसके बाद धीरे हम जब बहिर्वर्तीय स्थलाकृति पढ़ेंगे तो देखेंगे क्रेटर और काल्डेरा जो कि इस छिद्र से ही संबंधित है। तो आइए, जब लावा का उद्गार हो रहा है, इससे संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज्वालामुखी बम। तो जब यहाँ से लावा निकलेगी तो क्या होगा, तुरंत वो तापमान में काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, ठोस में परिवर्तित हो जाएंगी। तो जब ये चट्टानों का पिघला हुआ रूप निकलता है और उसके बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इस क्रम में चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं उन्हें हम ज्वालामुखी बम कहते हैं। उसके बाद मटर के दानों जैसा या अखरोट जैसे आकार के अगर चट्टानें जो हैं वो निकलती हैं तो उसे हम लैपिली कहते हैं। लावा तो हम जानते हैं कि ये क्या है, कि चट्टानों का द्रव रूप है। चट्टानों के द्रव रूप को हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और लावा तब कहते हैं जब वो धरातल के ऊपर आ जाता है, वहीं जब धरातल के नीचे रहते हैं तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। तो लावा की दो प्रकृति होती है, एक अम्लीय होती है और क्षारीय होती है। और जो लावा अगर विस्फोटक रूप में निकलता है, लावा का उद्गार काफ़ी विस्फोटक रूप में होता है, तो इसके पीछे जो हाथ होता है वो सिलिका का, अगर सिलिका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लावा का उद्गार जो है वो काफ़ी विस्फोटक होगा। और सिलिका की मात्रा अगर कम होती है तो लावा का जो उद्गार है वो स्लो होगा, विस्फोटक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। लावा की प्रकृति दो, एक अम्लीय लावा होता है और एक क्षारीय लावा। उसके बाद पायरोक्लास्ट। तो पायरोक्लास्ट भी जो है वो क्या है, ज्वालामुखी से निकलने वाले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं, लेकिन सबसे पहले ये निकल जाती है। और अगर देखेंगे, अगर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है इस तरीके से, जब निकल रही हो ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण, तो सबसे पहले मतलब सबसे ज्वालामुखी पर्वत के सबसे नीचे जो होती है उसे कहते हैं पायरोक्लास्ट। मतलब चट्टानों के वैसे बड़े बड़े टुकड़े जो ज्वालामुखी पर्वत के सबसे नीचे, अगर सबसे नीचे तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले निकली होगी और सबसे नीचे जमा हो जाती है, तो इसे हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो इस तरीके से हम ज्वालामुखी को परिभाषित कर सकते हैं, वोल्केनो को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब जो लावा का उद्गार हो रहा है तो उसकी सक्रियता के आधार पे कौन कितना ज़्यादा एक्टिव है। तो ज्वालामुखी को सक्रियता के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया गया है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज़ सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो, जो दूसरा जो है सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनो, और तीसरा जो है मृत ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो इसके 3 प्रकार हैं।
तो इन चीज़ों को भी इस तीनों को भी डिवाइड मतलब हम डिफाइन करेंगे। उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि ज्वालामुखी में जब उद्गार होता है लावा का, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जल वाष्प की होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा किसे होती है? जल वाष्प की। अब इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। तो इस चीज़ से ही समझ रहे हैं हमेशा सक्रिय रहना, यानी कि वैसी ज्वालामुखी जिससे हमेशा जो है लावा या जल वाष्प या राख, गैस, एशेस का हमेशा मतलब कहीं ना कहीं कम ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, उद्गार होते ही रहता है, तो उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला, अगर पूछा जाएगा विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि जिससे हमेशा रेगुलर सबसे ज़्यादा उद्गार होते रहता है, वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलायु है, और ये जो है हवाई द्वीप पर स्थित है। उसके बाद एटना जो है, एटना ज्वालामुखी, ये इटली में स्थित है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। स्ट्रोम्बोली, ये जो है कहाँ पे स्थित है? भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप में, और ये भी जो है वो एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। इसे जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, यानी कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहते हैं स्ट्रोम्बोली को। उसके बाद हम आते हैं अपने देश भारत में। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन है, बैरन ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। जब हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया था तो इसके बारे में हमने जिक्र किया था इसका। उसके बाद आगे देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। सुषुप्त यानी कि इसमें ये कह सकते हैं कि फिलहाल उद्गार नहीं हो रहा है, इससे ज़रूरी नहीं कि अभी उद्गार हो रहा है, लेकिन कुछ समय पहले हुआ और आगे भी होने की संभावना है, यानी कि वो कभी भी उसमें उद्गार होने की संभावना हो सकती है, उसमें उद्गार हो सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी कि ये ना पूरी तरह से सक्रिय है ना ही पूरी तरह से मृत है, यानी कि इसमें चांसेस हैं, अगर अभी नहीं हो रहा उद्गार तो हो सकता है कुछ समय बाद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। भारत का जो नारकोंडम है वो भी सुषुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। उसके बाद विसुवियस, इटली, तो ये जो है इटली का विसुवियस, ये भी क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम मृत ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो या फिर डेड वोल्केनो बोलते हैं। तो ये उस तरह की ज्वालामुखी है जिसमें काफ़ी समय पहले उद्गार हुआ था, लेकिन अब उसमें से उद्गार लावा का बिल्कुल भी बंद है और आगे उद्गार होने की संभावना भी बिल्कुल न के बराबर रहती है, और वो अब पर्वत के रूप में बदल चुकी है। जैसे अफ्रीका का जो किलिमंजारो माउंटेन है, एक्वाडोर का चिम्बोराजो। हाँ, अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो एक्वाडोर में ही है कोटोपैक्सी, इसके अंतर्गत आएगा। एक्टिव वोल्केनो है, सबसे ऊंचाई पर स्थित, क्या नाम है उसका? कोटोपैक्सी, और कहाँ पर स्थित है? एक्वाडोर में। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, अगर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी देखा जाए तो वो किलायु हो जाएगा। इस तरीके से हमने इन तीनों को डिफाइन किया। सक्रिय ज्वालामुखी को कैसे डिफाइन किया हमने कि इसमें ना सक्रियता के आधार पर बांटा गया है और ये हमेशा एक्टिव रहती है, यानी कि हमेशा इसमें ना जो उद्गार होते रहता है, लावा का उद्गार होते रहता है, राख का उद्गार होते रहता है, जल वाष्प का उद्गार होते रहता है। लेकिन वही जो अगर सुषुप्त देखा जाए तो कुछ समय पहले हुआ, हो सकता है अभी ना हो, लेकिन कुछ समय बाद होने की इसकी संभावना होती है, तो उसे हम सुषुप्त कहते हैं। वही मृत ज्वालामुखी जो काफ़ी समय पहले उसमें उद्गार हुआ था, लेकिन अब उसमें आगे उद्गार होने के चांसेस काफ़ी कम है और अभी भी उद्गार नहीं हो रहा, यानी वो पूरी तरह से मृत हो गई है, डेड हो गई है। अब देखते हैं आखिर अगर ज्वालामुखी से में लावा का उद्गार हो रहा है, तो इससे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कुछ कुछ संरचनाएं बनती हैं, स्थलाकृतियां बनती हैं। तो उन स्थलाकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ स्थलाकृतियों के बारे में हमने जब चट्टानें पढ़ी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टानें जब हमने पढ़ा था तो उसमें उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, तो वो हम एक रफली हम आपको बता देंगे। तो देखते हैं स्थलाकृतियाँ।
तो इससे संबंधित स्थलाकृतियों को दो भागों में बांटा गया। पहला जो है वो अंतर्वर्ती भूस्थलाकृतियां यानी कि इंटरमीडिएट टोपोग्राफी, और दूसरी चीज है बहिर्वर्ती स्थलाकृतियां यानी कि आउटलाइन टोपोग्राफी। नाम से ही पता चल रहा है अंतर्वर्ती, यानी कि जब क्या होता है, कभी कभी ऐसा हम देख सकते हैं कि एस्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बल तापमंडल के पास है मैग्मा, और जो है उससे ऊंचाई पर स्थित, उसके बाद आगे क्या आता है हमारा अर्थ क्रस्ट आता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है हमारा कम होते जाता है। तो ये जो है ये मान के चलते हैं सतह है, और यहाँ है एस्थेनोस्फेयर हमारा जहाँ पे मैग्मा स्थित है। अब ये निकल रही है। अब हो सकता है ये निकलते निकलते तापमान में तो कमी आ ही रही है ऊपर जाते जाते, तो यहाँ भी यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ के तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो पूरी तरह स्थल के बाहर ना आकर वो इधर ही सॉलिडिफाई हो जाती है, पहले ही सॉलिडिफाई हो जाती है, पहले ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है और किसी स्थलाकृति का रूप ले लेती है। तो वो है अंतर्वर्ती स्थलाकृतियाँ। तो इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को डिफाइन करेंगे, जैसे लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल, डाई, इस तरह की स्थलाकृतियाँ बनती है। तो जब ये वोल्केनिक पाइप है, ज्वालामुखी पाइप है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, मैग्मा का इरप्शन हो रहा है, मैग्मा निकल रही है। अब उसे मिल गया प्लेस, उसे मिल गया जगह, तो क्या हुई, वो इस तरीके से कुछ भाग में इस तरीके से आ गई और इस तरीके से यहीं पे सॉलिडिफाई हो गई। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जब बनता है, इस तरीके से सॉलिडिफाई होती है, इस तरीके से ठोस में परिवर्तित होती है, जब अर्थ सरफेस के नीचे ही धरातल के ऊपर आने से पहले ही इस तरीके से सॉलिडिफाई हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेकोलिथ। वहीं अगर ये इस तरीके से जमा हो जाएगी, इस तरीके से, तो उसे हम कहते हैं लेपोलिथ। अगर इस तरीके से जमा हो जाएगी, इस तरीके से अगर सॉलिडिफाई हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं फेकोलिथ। उसके बाद बेथोलिथ जो है, काफ़ी बड़े एरिया में वो सॉलिडिफाई हो जाती है, ठोस में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम बेथोलिथ कहते हैं। हमने इन चीज़ों को डिफाइन किया था जब हमने चट्टानें पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस में, तो हमने इन चीज़ों को डिफाइन किया था अच्छे तरीके से। उसके बाद सिल और डाइक, तो जब इस तरीके से फिर मैग्मा का इरप्शन हो रहा है, तो मैग्मा क्या हुई, यहाँ से निकल के इस तरीके से सॉलिडिफाई हो गई, यानी कि ठोस में परिवर्तित हो गई, पैरेलल फॉर्म में, समानांतर रूप में, तो उसे हम सिल कहते हैं। वही अगर परपेंडिकुलर इस तरीके से अगर सॉलिडिफाई होती है, तो उसे हम डाइक कहते हैं। तो ये क्या है, अंतर्वर्ती, यानी कि धरातल के ऊपर आने से पहले धरातल के जस्ट नीचे ही ये इस तरीके की स्थलाकृतियाँ बन गई, तो इस वजह से इसे अंतर्वर्ती भूस्थलाकृतियाँ कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं बहिर्वर्ती यानी कि आउटलाइन टोपोग्राफी। तो आउटलाइन टोपोग्राफी के बारे में भी पढ़ेंगे हम। आउटलाइन यानी कि बाहर, धरातल के बाहर, जो मैग्मा अगर धरातल के बाहर आ रही है तो कैसे कैसे स्थलाकृतियाँ बनती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज्वालामुखी शंकु। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ही मैग्मा क्या हुई, धरातल के ऊपर आई, लावा में परिवर्तित हो गई और वो इस तरीके से फैल गई, इस तरीके से गिर गई और यहाँ पे इसमें ठोस में परिवर्तन हो गया इसका, और ये एक शंकु का आकार ले लेती है। तो इस तरीके के शेप को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु। दूसरी चीज क्रेटर। जब हमने देखा कि जो लावा जो है, लावा का उद्गार किसी जिस छिद्र के थ्रू से होता है, जिस छिद्र के, तो उसे हम वेंट कहते हैं। लेकिन कभी कभी जब लावा का उद्गार ज़्यादा मात्रा में होने लगता है तो ये जो छेद है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा रूप धारण कर लेता है, और जब बड़ा रूप धारण कर लेता है तो इसे हम क्रेटर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये क्रेटर काफ़ी बड़ा हो जाता है, और काफ़ी जब बड़ा हो गया और उसमें से उद्गार होना बंद हो गया, ये क्रेटर काफ़ी बड़ा हो गया
और इसमें से उद्गार होना बंद हो गया। जब ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हो रहा है तो इसका आकार तो इसी तरीके का हो गया, इसी तरीके का आकार रह गया। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा जल संचयन हो जाता है, बारिश का जो जल है वो यहाँ पे संग्रहित हो जाता है और इस प्रकार से किसी झील का निर्माण होता है। तो महाराष्ट्र का जो लोनार झील है, तो महाराष्ट्र का लोनार झील एक तरह का क्रेटर ही है। वो कभी क्रेटर था और क्या हो गया कि उसमें जो है उद्गार होना बंद हो गया और इस तरीके से वो इस शेप में रह गया। और उसके बाद जब वर्षा जल संचयन हुआ, इसमें जल का संचयन हो गया क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़े आकार की होती है, तो ये झील का निर्माण ले लिया। और इस तरीके का जो है एग्जाम्पल जो है वो क्रेटर का ही एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का जो लोनार झील है। अब काल्डेरा, काल्डेरा जो है वो स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, कड़ाह। अब ये इससे भी बड़ा, अगर क्रेटर से भी बड़ा हो जाता है, ये जो ज्वालामुखी उद्गार वाला स्थान जो है वो इससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसे हम काल्डेरा कहते हैं। तो ये हो गए बहिर्वर्ती स्थलाकृतियाँ। हमने अंतर्वर्ती स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा, जो अंदर बनती है, धरातल के अंदर ही बन जाती है जब जो मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई हो जाती है तो। और कुछ जो है बहिर्वर्ती यानी कि स्थल के बाहर आके बनती है। तो हमने देखा अंतर्वर्ती स्थलाकृतियाँ, बहिर्वर्ती स्थलाकृतियाँ। उसके बाद हम जो देखेंगे फ्यूमारोल्स। फ्यूमारोल्स इसे कहते हैं धुआंरे भी कहते हैं। अब धुआंरे क्या होता है कि जब सबसे ये लास्ट प्रोसेस है, जब ज्वालामुखी को उद्गार हो रहा है ना, तो सबसे लास्ट में क्या है, धुआं और एशेज और राख जो है वो निकलेंगे, तो उसे हम धुआंरे कहते हैं। तो इस तरह के तरीके से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। और धुआंरे में क्या होता है, यहाँ पे सल्फर गैस रिलीज होता है, सल्फर निकलता है और काफ़ी मात्रा में जो है सल्फर जो है कहाँ से मिलती है, ज्वालामुखी उद्गार वाले स्थान से ही हमें सल्फर मिलती है, क्योंकि सल्फर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से निकलते हैं। इस तरीके से आज जो है हमने पढ़ा ज्वालामुखी। उसके अलावा जो गीज़र है, गीज़र यानी कि जहाँ से गर्म जल निकलती है, तो वो भी इसी के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे अमेरिका का ओल्ड फेथफुल गीज़र जो येलोस्टोन पार्क में स्थित है, तो वो भी ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप ही बनता है। और इस प्रकार से हमने आज जो है ज्वालामुखी का एक होलसोल चैप्टर पढ़ा। कल जो है हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।